सलाम दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से ये सवाल सुनकर कई लोग जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं। जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहेंगे हमें उसे वोट देंगे और जिस पॉलिटिशियंस को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में, लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज़्यादा गहरा है जो आगे आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वो काफ़ी शॉकिंग हो जाएँगे इस वीडियो को देखने के बाद। आप पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल को वाक़ई में जवाब क्या है? हालाँकि आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं। बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो सोच कर ही क्या होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो और ऐसे केस में मुश्किल हो सकता है कि आपको आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन यही मायने में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट की है जो एक के बाद एक हो जा रहे हैं और पिछले कई महीनों से, पिछले कई सालों वो सारे इंसिडेंट जो सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, ये है हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है और मीडिया से ओपोजिशन की आवाज की पूरी तरीके से खत्म कर देना और एमएलए की हॉर्स स्टेलिंग इलेक्टेड सरकारों को पावर छीन लेना और नए कानून बनाकर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीपीआई का प्रेशर बनाकर पॉलिटिशियंस को जेल भेजना और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना और गवर्नर का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को विदहोल्ड कर देना और जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना। और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका डी बायर गैस रबर बुलेट से स्वागत करना और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना आपकी सारी फंडिंग छुपाने के लिए। और कई ओपोजिशन का कैबिनेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। ये प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कस करने से पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होता क्या चीज है। बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कंसेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है और कुछ लोगों को लगता है कि ये देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो। तो इसका मतलब देश का एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन पता है क्या इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, रेगुलरली इलेक्शंस होती है वहां पर भी। नॉर्थ कोरिया में 100% वोटर्स देखने को मिलता है इलेक्शंस में, लेकिन फर्क ये है कि सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है। आपकी जॉब छीन ली जा सकती है और आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात यहाँ सिर्फ एक डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का ऑफिशियली नेम है डेमोक्रेसी शब्द। तो उसमें भी आता है, नॉर्थ कोरिया को डीपीआर के करके पुकारा जाता है सरकार के द्वारा और द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है? तो ये देश एक डिक्टेटरशिप और सिमिलरली रशिया को भी डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है। लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती हैं, बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी न किसी कारण से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या कभी वो अचानक से मार भी दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए कि आपको सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेटिक बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आज़ादी हो कि जिसके लिए वो वोट डालना चाहे वो उसको डाल सकते हैं। और फेयर का मतलब है कि अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पार्टीज को जिताने का एक फेयर चांस हो। और ऐसा नहीं कि एक पार्टी के पास कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज हो। हाल ही में चंडीगढ़ एमसीडी की मेयर इलेक्शंस हुई। ये इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस बनाए गए, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35 पार्टी के। वोट्स को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहाँ के प्राइजम ऑफिसर्स के क्या ये बात कोई सीक्रेट नहीं थी। इन्होंने 8 कांग्रेस और आपके वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर उसे सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर किया गया है। इनफैक्ट ये खुद कैमरे की तरफ देखते हुए पकड़े गए और इसकी शक्ल को देखो, मतलब कि कैमरे की तरफ ऐसा लग रहा है कि ये चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। मतलब इलेक्शंस का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शंस को जीत गई और इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा
को खुद कहा था कि ये सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शंस को बचा लिया, लेकिन सवाल यहाँ अगर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और वॉलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। फरवरी 2024 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 3 कंट्रोल यूनिट चुरा लिए। क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया, और लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को ही क्या यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बेस्ड। ये एक्यूजेशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियंस नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था, सही सुना आपने, कि मई 2014 की सबसे पहले इलेक्शन कमीशन पर ही आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुई इलेक्शंस को जीत भी गया था, लेकिन पिछले 10 सालों से इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशंस। उनका कहना है कि उतना पार्शियल और बेस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक देखा नहीं गया। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंडिंग करने की कोशिश करी है और कई तरीके इसके स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी गई है कि इलेक्शंस का फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियरली डायरेक्शन दे रखी है कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि पॉलिटिशियंस कंपाउंड से या प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले ही बेशर्मी से वोट्स मांगे कि मार्टियर्स के नाम पर और एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला लिया। अब इस चीज को लेकर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज करी गई तो 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स ऑफ क्लियरली लिखे हैं कि उन्होंने वॉयलेट किया जा रहा है, और लेकिन फिर भी क्लीन चिट ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी को कॉन्स्टिट्यूएंसी और पाकिस्तानी से कंपेयर किया है। ये करना भी रूल से खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी है। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेज हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली होती है कि एनडीटीवी ने उस वक्त ये भी रिपोर्ट किया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक कमीशन ने अंडरस्टैंडिंग राय अपनाए और इन साल में से ये 5 केसेस में, यानी एक इलेक्शन और कमीशन, ये कि इनका मानना था कि ये नहीं मिलने चाहिए। बाद में पता चला कि इन इलेक्शंस कमिश्नर का नाम भी अशोक लवासा पता है। कि इनके साथ आगे जानकर क्या हुआ कि पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसीज में नोटिस आ गया कि सिटीजन कमीशन और इलेक्शन ने रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे धीरे से इलेक्शन कमिश्नर से बाहर कर दिया गया। और अब आप सोचिए कि ये इलेक्शन कमिश्नर के बाद में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूट, ये एक ऐसी चीज है जिससे बारे में आप स्कूल्स में पढ़ा होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि इलेक्शन कमीशन का एक इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिससे एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और दूसरा अपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके कि इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है कि वो सही मायने में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बेस्ड नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने ये कहा कि इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ एमएलए को हटाओ और हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमेटी में। तो नॉन एमएलए मेंबर की कमेटी में 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंटेड को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, यह कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर है कि सरकार एक कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे उस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता है। और आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी
इस चीज़ पर भी लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में ये 95 लाख रुपीस पर है और बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था। पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। ये 1264 करोड़ रुपीस कैसे अलाउ किया कि इलेक्शन कमिश्नर ने यही रीज़न है कि सरकार के द्वारा लिए गए कुछ फैसले को हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा में वो अनऑथोराइज्ड, जैसे कि सभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनली बताते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ये रेटरी रूल बनाया था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कीम क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनली थी और जनता के खिलाफ थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लेट फैसला लिया, लेकिन कम से कम सही फैसला लिया और यहाँ पर डेमोक्रेसी और जनता के फेवर में। लेकिन सरकार को अकाउंटेबल ठहराने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, एक असली डेमोक्रेसी में ये कम से कम अपोजिशन का भी है और मीडिया का भी है, सिविल सोसाइटी का भी है और जनता का भी है। और इसी रीजन से आरटीआई जैसे मशीनियन करते हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि डाटा मिल पाए सरकार के बारे में। और सेम रीजन से मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है कि वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराएगा। और लेकिन आज के दिन की हालत क्या है? हाल ही में जब किसान दोबारा उतरे सड़कों पर तो प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सरकार ने नुकीली कीलों के साथ सरकार ने उनका स्वागत किया और कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई, सड़कों की कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए। और फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई और उनके ऊपर फेयर गैस फेंकी गई कि वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मानो कि ये कोई वार जोन हो जो फौजों हज की बॉर्डर क्रॉसिंग पर हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया वेस्ट चाइना बॉर्डर हो और वहाँ भी इस तरीके से इंतज़ाम नहीं किए होते हैं। और ख़बरों से रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये एक कम से कम 3 किसान अंधे हो गए हैं पुलिस के द्वारा चलाई गई इन रबर बुलेट्स की वजह से। और इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या कारण है कि किसानों की मांगे क्या है, किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट यहाँ पर अभी ये है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसानों को सरकार इस तरीके से ट्रीट करे तो क्या ये सही मायने में? इससे पहले रोस्टलर्स प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ भी वही बर्ताव देखा गया और पुलिस का पिछले प्रोटेस्ट में भी यही देखा गया कि किलो की जाने गई उस प्रोटेस्ट के दौरान। और 2021 की इस रिपोर्ट्स के दौरान कम से कम 600 किसान मारे गए। और इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में आपने ये सोचा है कि आपके मन में प्रोटेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। कल को सरकार अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा कानून बना दे तो आप भी निकलेंगे प्रोटेस्ट करने। तो जो सवाल मैंने वीडियो के शुरू में किया था वो सवाल मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगा कि क्या डेमोक्रेसी है हमारे देश में, और हाँ, क्या फ्री फेयर इलेक्शंस हो रही हैं हमारे देश में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।